Hello, hi, namaste, sat sri akal, adab. Welcome to our channel Drinks and Sports. My name is Jay and एक और प्री मैच एनालिसिस के लेके आया हूँ मैं आपके सामने। मैच नंबर 45 है आज, सॉरी, मैच नंबर 45 आईपीएल सीज़न 18 2025 का। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के मैच के साथ। आज का मैच होने जा रहा है दो बिजनेस पावर हाउसेस के बीच में। एक तरफ है अंबानीज, दूसरी तरफ है गोयंकाज। सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, तो एक तरफ है मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब बात कर लेते हैं टीम की, दोनों की फॉर्म्स की। क्या चल रहा है दोनों के बीच में। एक तरफ मुंबई इंडियंस, जैसा कि मैं कहता ही आ रहा हूँ कि भाई ये टीम ऐसी है कि इसने अपने फैंस को आदी कर लिया है कि हाँ भैया, स्टार्टिंग में ये मैच हारेंगे, लास्ट में जीतेंगे एंड देन प्लेऑफ जीतेंगे, देन आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत जाएंगे। अब दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। स्टार्टिंग में इनकी फॉर्म ज़बरदस्त थी। बेसिकली इनके टॉप 3 बैटर्स ने स्टार्टिंग के 5 और मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के 5 मैचेस में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करा, जिसकी वजह से ये अनबीटेबल से लग रहे थे। लेकिन पिछले 2-4 मैचेस में इनका जो टॉप ऑर्डर है उसको सारी टीम्स जल्दी ख़त्म कर दे रही है। देन मिच मार्श एंड निकोलस पूरन बेसिकली उनको जल्दी आउट कर दे रहे हैं, तो उसके बाद इनकी कमियां उजागर हुई हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस पहले 5 में से 4 मैच हार गई थी, 1 मैच ही जीती थी। देन उसने टूर्नामेंट में वापसी कैसे करी है, लास्ट के 4 मैच लगातार जीत कर। और ऐसा लग भी रहा है कि भैया वो फॉर्म में आ चुके हैं, उसके हर एक बैट्समैन फॉर्म में आ चुका है। एंड ये सबसे भयभीत कर देने वाली बात है दूसरी टीम्स के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस का बैटिंग लाइनअप, जिसका कोर इंडियन टॉप बैट्समैन है, भाई बहुत ही खतरनाक। दूसरी तरफ अब लखनऊ सुपर जायंट्स है। लखनऊ सुपर जायंट्स सो सी टीम लग रही है। अब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब सो सी लग रही है, बिकॉज कि एज सच उनसे ऐसी कोई परफॉर्मेंस, वो स्टेटमेंट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है पिछले 4-5 मैचों में। एंड बैटिंग टॉप ऑर्डर के ढह जाने के बाद उनका जो मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस फॉर्म में वापस आ चुकी है, तो दूसरी तरफ एलएसजी फॉर्म से बाहर जा रही है। दोनों ही टीमों के 10-10 अंक है बोर्ड पर। नेट रन रेट के अकॉर्डिंगली मुंबई थोड़ा सा ऊपर है, 5वें नंबर पे मुंबई है, 6ठे नंबर पे एलएसजी है। ज़्यादा फर्क तो है नहीं है, दोनों टीमें प्लेऑफ में जगह बना सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे अभी भी लगता है कि एलएसजी प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी अगर उनकी इसी तरह की फॉर्म कंटिन्यू रही। एंड मुंबई एक बार फिर दोबारा करिश्मा कर सकती है। पॉइंट्स टेबल की बात करूँ तो 3 टीमें 12-12 अंक पे आ चुकी है, 1 टीम 11 अंक पे आ चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, आरसीबी, ये तीनों 12-12 अंक पे हैं अपने 9 मैचेस में। एंड आई थिंक दिल्ली 8 मैचेस में 12 अंक पे है शायद, बट आई थिंक 9 मैचेस उनके भी हो गए हैं। और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस एंड एलएसजी अपने 9 मैचों में 10-10 अंक पर है, और पंजाब किंग्स अपने 9 मैचों में 11 अंक पर है, कल का मैच बारिश के कारण रद्द हो जाने के बाद। तो जो टॉप 3 तो मुझे कंफर्म लग रही है, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी। अब बहुत ही बुरा खेल जाए तो वो तभी बाहर हो सकते हैं, अदरवाइज ये 3 टीमें प्लेऑफ में मुझे कंफर्म नज़र आ रही हैं। रेस्ट बात कर ले, 3 टीमों के बीच में जंग चल रही है। एलएसजी हो गई, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस होगी एंड पंजाब किंग्स होगी। अब इन तीनों के बीच में जंग है कि चौथी स्पॉट कौन गेन करे, या फिर केकेआर वापसी कर जाती है, या फिर हैदराबाद कोई मिरेकल दिखा जाती है, या राजस्थान कोई मिरेकल दिखा जाती है। इस सीज़न अभी मुझे लग रहा है जो एक टीम जो
पुख्ता तौर पर बाहर हो चुकी है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। बड़े अफसोस की बात है, बट वो बाहर हो चुके हैं। उनके फैंस को भी ये मान लेना चाहिए कि ये सीज़न उनका नहीं था। हमने तो मान लिया है, फैंस को भी मान लेना चाहिए कि ये सीज़न 2025 का सीज़न उनका नहीं था। और खैर उनके पास खिलाड़ी भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। आज के मैच होने जा रहा है वानखेड़े में। सब लोग जानते हैं कि डबल हेडर है आज का मैच। 2 मैचेस हैं आज के दिन। पहला मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, सेकंड मैच है आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। अब वानखेड़े में मैदान है, ट्रेडिशनल बैटिंग पिच है, बट पिछले कुछ समय से जो भी ट्रेडिशनल बैटिंग पिचेस होती थी जिस भी मैदान में, तो वैसे पिचेस नहीं मिल रही हैं। अब लास्ट के कुछ मैचेस भी देखें वानखेड़े के, तो वो स्लोअर साइड पे रहती है पिच। थोड़ा सा बॉल रुक के आती है, बॉल थोड़ा थम के आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रन स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। और वैसे भी इस साल का आईपीएल अगर आप देख भी ले तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। मतलब जैसा कि हम पिछले सीज़न हमें देखने को मिले थे बहुत सारे 220 प्लस, 240 प्लस, 250 प्लस, इवन के 280 प्लस देखने को मिल गए थे। उसके बाद 260 के ऊपर का काफ़ी एक बारी चेज़ हुआ, एक बारी 287 चेज़ करते हुए बेंगलोर ने भी 263 तक आ गई थी। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हुए थे फिर लास्ट सीज़न के जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े स्कोर्स देखने को मिले थे। अब लेकिन इस साल थोड़ा सा उससे अलग है ये आईपीएल। वो हाई स्कोरिंग मुकाबले तो नहीं, कुछ मुकाबले देखने को मिले हैं, बट इस सीज़न थोड़ा सा बॉलरों के हाथ में कमान आई है। तो मैं सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आज की पिच भी उतनी ज़्यादा बैटिंग पिच नहीं होने वाली। हो सकता है 200 प्लस हो जाए, बट वो वाला हाई स्कोरिंग नहीं देखने को मिलेगा जिसकी हमें पिछले सीज़न आदत पड़ गई थी 230-40 वाला। तो 200 प्लस ज़रूर हो सकता है, लेकिन 210 से नीचे ही रहेगा। वैसे तो मुझे लगता है 200 प्लस भी शायद ना आ जाए। एंड दिन का टाइम है, वानखेड़े की पिच है, तो थोड़ा स्पिनर्स को भी मदद कर सकती है। एंड टॉस चाहे कोई भी जीते वो ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं, पिच एज सच ही खेलेगी पूरे मैच में। एंड ड्यू आने नहीं वाली है, तो फिर आप चाहे पहले बैटिंग करें चाहे सेकंड बैटिंग करें, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला। अब यहाँ पे एक और फैक्ट सामने आता है कि एलएसजी और मुंबई के बीच में जो 7 मैचेस हुए हैं उसमें से 6 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं और सिर्फ 1 मैच मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये बड़ा गजब का फैक्ट है, बिकॉज मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड बहुत कम टीमों के साथ ऐसा है कि जिसमें वो बिल्कुल ही एक तरफा है विन एंड लॉस रेशियो। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 एंड मुंबई इंडियंस 1। और अगर लास्ट के 2 मैचेस जो वानखेड़े में खेले गए हैं दोनों के बीच में, वो दोनों भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं। तो अगर हिस्ट्री के हिसाब से चले तो भाई फिर तो लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगी। लेकिन अगर देखें कि भाई कौन सी टीम इनफॉर्म है, तो भाई उस हिसाब से मुंबई इंडियंस। अब यहाँ पे जो एक रोल आता है वो मुझे लगता है कि भाई जो मुंबई इंडियंस के पेसर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर एंड जसप्रीत बुमराह, तीनों ही अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। एंड उनका टॉप ऑर्डर, तो ये होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप ऑर्डर वर्सेस मुंबई पेसर्स। एंड इधर दिग्वेश सिंह राठी एंड रवि बिश्नोई, जो 2 स्पिनर है लखनऊ सुपर जायंट्स के, उनको संभालना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, बिकॉज सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, स्पिन अच्छी खेलते हैं, हम सभी जानते हैं, और लास्ट के कुछ मैचेस में स्पिन में बहुत अच्छा परफॉर्म भी करा है। तो अब ये मैचअप बड़ा ज़बरदस्त है, बिकॉज सूर्य कुमार यादव के अलावा रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में आ रखे हैं। तो ये मैचअप हो सकता है कि उनके स्पिनर्स वर्सेस रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। कुछ फैक्ट्स की बातें भी कर लेते हैं। अब भाई लखनऊ सुपर जायंट्स इस साल 4 पावर प्लेज में विकेट लेस गई है, मतलब उन्हें 4 मैचेस के पावर प्लेज में एक भी विकेट नहीं गंवाया है, अलॉन्ग विद आर मीन्स राजस्थान रॉयल्स।
सो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4-4 मैचेस में एक भी विकेट नहीं गंवाया है पावर प्ले में, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों टीमें ही इनकंसिस्टेंट टीम्स है। इनकंसिस्टेंट लखनऊ सुपर जायंट्स को इनकंसिस्टेंट नहीं कहूँगा बिकॉज क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में फॉर्म बहुत अच्छी थी, बाद में फॉर्म थोड़ा सा बेकार हो गई है, और राजस्थान रॉयल्स तो खेल ही इनकंसिस्टेंट रही है। लेकिन स्टिल दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छी लय में है, एंड दैट ये शो करता है कि उन दोनों ने क्यों 4 मैचेस में पावर प्लेज में एक भी विकेट नहीं गंवाया है। देन बात कर लेते हैं कि लगभग लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक हाईएस्ट सिक्सेस मारे हैं इस आईपीएल में, दैट इज़ 81। मतलब 81 छक्के उन्होंने टोटल अभी तक इस आईपीएल में मारे हैं, जो कि हाईएस्ट है किसी भी टीम की तरफ से इस सीज़न के लिए। एंड दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो मुंबई ने टोटल पावर प्ले में अभी तक 26 छक्के मारे हैं, जो थर्ड मोस्ट है केकेआर एंड आई थिंक पंजाब के बाद। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई कि रोहित शर्मा का फॉर्म। रोहित शर्मा ने पहले जो मैचेस थे उसमें सिर्फ 38 रन मारे थे, लेकिन लास्ट 4 मैचेस में उन्होंने 190 रन मारे हैं। तो यही शो करता है कि रोहित शर्मा फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उन्होंने 2016 के बाद लगातार 2 अर्धशतक मारे हैं आईपीएल में। बहुत ही हैरानजनक बात थी, बट रैकेट मतलब कि रोहित शर्मा सरीखे जैसे बल्लेबाज 2 आईपीएल मैचेस में बैक टू बैक अर्धशतक ना होना, लगभग 8 साल, अनबिलीवेबल। तो लेकिन बट रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं, और आपको पता है जब द हिटमैन हमारे फॉर्म में आते हैं तो भैया कोई भी बॉलिंग लाइनअप उनके सामने टिक नहीं सकता। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं। भाई सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छी फॉर्म में, आई थिंक 4 से 5 अर्धशतक मार चुके हैं अभी तक इस सीज़न। आई थिंक 4 मारे हैं, 5 भी हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, बट 4 से 5 अर्धशतक वो मार चुके हैं इस सीज़न। भाई बहुत ही लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि फैंटेसी प्लेयर्स की सूची में वो टॉप 5 में आ रहे हैं, रन गेटर्स में भी वो टॉप 5 में है। आई थिंक टॉप 5 में तो क्या मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर आ चुके हैं शायद, बट टॉप 5 में तो कंफर्म्ड है। फैंटेसी प्लेयर्स की जो सबसे ज़्यादा अंक गेन करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी सूची में भी वो टॉप 5 में है, और आपके टॉप रन गेटर्स की सूची में, ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड्स की सूची में भी वो टॉप 5 में है। तो भाई उनसे ज़रूर बच के रहना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स को, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। एंड देन आते हैं इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत। अब यार ये गोयनका साहब का कर्ज है, मतलब गोयनका साहब का प्रेशर है या क्या कहें। लास्ट ईयर जब केएल राहुल भी वहाँ खेल रहे थे तो वो भी एज सच नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे जितनी उनसे अपेक्षा थी, और जिस दर्जे के वो खिलाड़ी है। लेकिन इस साल दिल्ली कैपिटल्स में आते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चालू कर दिया। सिमिलरली ऋषभ पंत भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे दिल्ली में, लेकिन इस साल उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स का कैप्टन बनाया, सबसे महंगे भी बिके 27 करोड़ में, लेकिन ढाक के 3 पात। भाई लोगों अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 मैचेस में 106 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक 63 रन की पारी है, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करा है इस पूरे आईपीएल में। बहुत ही अपसेट कर देने वाला फैक्ट है ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के लिए, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस देख रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में, या कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, अब निकोलस पूरन 31 सिक्सेस पर, पहले तो ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड की सूची में भैया टॉप पे चल रहे थे, उनको कोई पछाड़ नहीं पा रहा था, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में अब वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं चौथे नंबर पर भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर साई सुदर्शन है,
दूसरे नंबर पर आई थिंक सूर्य कुमार यादव है, और तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर विराट कोहली है। माय बैड, मुझे अब याद आ गया है। दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर साई सुदर्शन है, दूसरे नंबर पर विराट कोहली है आई थिंक, एंड तीसरे नंबर पर निकोलस पुरन है, चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव है। तो अब वो पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 4 मैचेस में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करा है, एंड 31 छक्के उन्होंने पहले 5 मैचेस में ही मार दिए थे, और उसके बाद वो टैली जो है, सिक्सेस की टैली है, वो अभी भी 31 पर ही टिकी हुई है। एक छक्का नहीं मार पाए हैं वो पिछले 4 मैचेस में। तो ये आपको बता सकता है कि निकोलस पुरन के साथ दिक्कत यही रहती है हमेशा से ही कि थोड़ा सा ना इरेगुलर परफॉर्म करता है, वो रेगुलरली परफॉर्म नहीं करता। इरेगुलरली का मतलब ये है कि भाई कि एक मैचेस में चलता है, दूसरे मैच में नहीं चलता, फिर भाई फिर 2 मैचेस में नहीं चलता, फिर चौथे मैच में जाके चल जाता है, फिर 2 मैचेस में नहीं चलता। ये पहले से ही उनका जो है परफॉर्मर रहा है, परफॉर्म करने का। बट इस सीज़न मतलब कि पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा खेले हैं वो, चाहे किसी भी लीग्स में गए हों, सब जगह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। तो इस साल जब वो आईपीएल में आए, स्टार्टिंग में उनकी वो फॉर्म झलकी भी, ठीक है, उन्होंने पहले 5 मैचेस में ताबड़तोड़ रन भी मारे, ताबड़तोड़ छक्के भी बरसाए, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा अपनी इरेगुलरिटी पर वापस आ गए, एंड पिछले 4 मैचेस में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो अब ये तो थे फैक्ट्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपके मुंबई के जो बॉलर्स हैं, चाहे वो दीपक चहर है या ट्रेंट बोल्ट है, नई बॉल के साथ भाई पिछले 4 मैचेस में उन्होंने कहर ढाया है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आपने लास्ट मैच में ट्रेंट बोल्ट को भी देखा होगा, उन्हें पिछले काफ़ी कुछ समय से, मतलब पिछले स्टार्टिंग ऑफ द सीजन they weren't giving him the new ball to Trent Bolt, तो लेकिन बट पिछले मैच में जब उन्होंने नई बॉल पकड़ी तो भाई झबाड़ 2-1 विकेट भी ले गए थे। तो ये क्लास है उनकी, ट्रेंट बोल्ट की। हाँ, हैदराबाद के खिलाफ आप सभी को याद भी होगा। एंड बात करें उसकी दीपक चाहर के, तो दीपक चाहर रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में छोड़ दो तो भाई उसके बाद से दीपक चाहर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब तो जसप्रीत बुमराह भी वापस आ गया है। थोड़ा सा रिदम में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, चोट से वापस आया तो थोड़ा टाइम लगेगा रिदम में वापस आने में जसप्रीत बुमराह को, बट स्टिल वो इतना तगड़ा बॉलर है कि भाई आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से मैच जिता के लेके जा सकता है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए टीम लाइनअप की डिस्कशन कर लेते हैं। लखनऊ की तरफ आते हैं तो लखनऊ का टॉप ऑर्डर जो उनका मेन है, एडन जो टॉप 3 उनके टॉप ऑर्डर है, जो फॉरेन कोटे के प्लेयर्स हैं तीनों के तीनों, एडन मार्करम, मिचेल मार्श एंड निकोलस पूरन, तीनों ही ज़बरदस्त फॉर्म में। मतलब अगर मैं देखूं तो आधे से ज़्यादा रन शायद इन तीनों ने ही बनाए होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, बिकॉज क्योंकि जब से पिछले 3-4 मैचेस में इन्होंने, एडन मार्करम तो रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं 50-50, बट वो जो एडन मार्करम, पता क्या है, एडन मार्करम से बॉलर्स को डर नहीं लगता है। मतलब जितना मर्जी मार ले, चाहे 30 बॉलों में 50 मार ले चाहे, लेकिन वो वाला ही पारी नहीं खेल सकते जैसे 35 बॉलों में 80-90, जो मिचेल मार्श या जो निकोलस पूरन दूसरे कैंप में दहशत मचा सकते हैं, वो दहशत एडन मार्करम नहीं मचा सकते। तो जब इवन अगर सिंगल है, मतलब सिंगल जो प्लेयर एडन मार्करम चल भी जाते हैं टॉप ऑर्डर में से, तो तब भी दूसरी टीम ज़्यादा अपने आप को फ्रंट फुट पर ही समझती है। तो इसलिए अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतना है तो मिचेल मार्श एंड निकोलस पूरन का चलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, लास्ट मैच में इन्होंने अब्दुल समद को चौथे नंबर पे भेज दिया था। आई डोंट नो क्या रीज़न था, क्या डिसीजन था टीम मैनेजमेंट का, जहीर खान क्या सोच रहे थे, ऋषभ पंत क्या सोच रहे थे, बट मेरे को तो नहीं लगता, बिकॉज कि वो स्लॉग ओवर्स का खिलाड़ी है तो उसे स्लॉग ओवर्स में ही रखना चाहिए।
वो उतना ज़्यादा क्वालिटी बैट्समैन भी नहीं है कि आप उसे भाई बहुत सारी बॉलें खेलने को दो तो वो शतक मार जाएगा ना। वो 2-4 बॉलें खेलने वाला खिलाड़ी है तो उसे बस उतनी ही खिलानी चाहिए। उसके बाद इन्होंने उसके बाद इनके पास आयुष बडोनी है, डेविड मिलर है, ऋषभ पंत है। डेविड मिलर टुकड़ों में अच्छा दिखे हैं और यही बात बताता भी है कि भाई उनका टाइम जाता जा रहा है। भाई वो पंजाब वाला डेविड मिलर अब नहीं नज़र आता है हमें कहीं भी नहीं। गुजरात टाइटंस में पहले जब उन्होंने जिस सीज़न जीता था गुजरात टाइटंस में तो 2022 में, तो उस सीज़न बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से फिर दोबारा मतलब कि एज सच वो डेविड मिलर, वो क्लास डेविड मिलर नज़र नहीं आया अभी तक। एक आध अच्छी पारी है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी, बट एज सच वो जादू नहीं है। और आयुष बडोनी की बात करूँ तो आयुष बडोनी टीम मैनेजमेंट उसे कैसे हैंडल कर रही है या कैसे नहीं कर रही है मुझे समझ नहीं आता। टीम में रहते नहीं है, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं। इवन कि जब आपकी बैटिंग भी आती है तब भी उसे उन्हें एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही बुलाया जाता है। तो आई डू नॉट नो क्या सोचती है टीम मैनेजमेंट उनके बारे में, बट आयुष बडोनी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन लखनऊ सुपर जायंट्स एंड at least he deserve a spot in playing 11. And apart from that, अगर मैं टॉप ऑर्डर के अलावा किसी बल्लेबाज की बात करूँ उस टीम में तो वो है आयुष बडोनी, क्योंकि उनके अलावा और किसी ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। तो डेविड मिलर की बात होगी, अब्दुल समद की बात होगी, आयुष बडोनी की बात होगी, एंड उसके बाद आ जाते हैं ऋषभ पंत। भैया सबसे कमज़ोर कड़ी जो इस टीम की है इस साल, दैट इज़ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत बहुत सारी चीज़ें हैं। अब भाई काला जादू कर दिया गया है ऋषभ पंत पे, या फिर 27 करोड़। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आईपीएल की हिस्ट्री रही है कि जो सबसे महंगे खिलाड़ी होते हैं आईपीएल के, वो भाई उस सीज़न बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मतलब कि एज सच जो उनसे जिसके लिए उन्हें वो उतनी बड़ी रकम दी गई होती है वो उस रकम को जस्टिफाई कभी नहीं कर पाते। मैंने शायद, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ऐसा कोई सीज़न आप मुझे बताइए जिसमें जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका हो आईपीएल में और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया हो। मतलब जैसे कि अगर बल्लेबाज बिका है तो भाई ऑरेंज कैप लेके चला गया हो, या बॉलर बिका हो सबसे महंगा तो भाई वो पर्पल कैप लेके चला गया हो, या फिर उसने या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह गया हो, बहुत ही उसने सब डिपार्टमेंट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा हो। आई डोंट रिमेंबर येट कि भाई जो कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी रहा हो आईपीएल के किसी भी सीज़न का उसने अच्छा परफॉर्म करा हो। तो सेम आई थिंक वो जो जिंक्स है कॉस्टलीस्ट प्लेयर होने का, वो जिंक्स आई थिंक ऋषभ पंत पर भी लागू हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऋषभ पंत थोड़ा सा गोइंका साहब का जो मैनेजमेंट है, जैसे वो टीम को मैनेज करते हैं, वो बहुत ही अब क्या, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब कि यार गोइंका से जो अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं, कहने को तो वो सिर्फ यही बोलेंगे यार कि हाँ भाई अच्छा परफॉर्म करो, तुम्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी बोलते हो। हमें तो नहीं पता भाई कि क्या बातचीत चल रही है आपस में, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस, और एक फ्रेंचाइज ओनर होने के नाते आपका मतलब ही नहीं बनता है कि आप खिलाड़ियों को सीख दें। यू आर नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, सो हाउ यू कैन preach about cricket to a pro जिनका खाना पीना उठना सोना सब क्रिकेट ही है, आप उनको कैसे प्रीच कर सकते हैं क्रिकेट के बारे में? तो ये वाली चीज़ है, तो ये प्रेशर भी हो सकता है। अब खैर ठीक था, यही उनकी बैटिंग लाइनअप है। अब उसके बाद आ जाते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। मुंबई इंडियंस भाई रोहित शर्मा ज़बरदस्त फॉर्म में है। जैसा कि मैंने बताया कि 190 रन लास्ट के 4 मैचेस में वो स्कोर कर चुके हैं। एंड उसके अलावा उनके साथ आ रहे हैं 2 साउथ अफ्रीकन, रायन रिकल्टन। भाई जैसी मुझे उनसे आज थी रायन रिकल्टन, वैसा तो अभी तक नहीं परफॉर्म, मतलब कि जितना टैलेंटेड मैं उन्हें प्लेयर मानता हूँ रायन रिकल्टन को, वैसा सा वो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाया रायन रिकल्टन। एंड देन आ जाते हैं
लास्ट ईयर आरसीबी में खेलने वाले एंड इस साल ना रिटेन हो पाने वाले आरसीबी मैनेजमेंट के द्वारा विल जैक्स। और मुझे लगा भी कि उन्हें रिटेन क्यों नहीं किया गया उनके, एंड आई एम हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी कि उनकी जगह टिम डेविड को रिटेन किया गया। टिम डेविड इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बट स्टिल अगर लियम लिविंगस्टन को खरीदने की बजाय अगर विल जैक्स को रिटेन कर लिया जाता 5-5.5 करोड़ में, तो दैट वुड बी ऑसम, दैट वुड हैव बीन ऑसम। बट चलिए, अभी वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहा है तो ठीक है। लेकिन रायन रिकल्टन और विल जैक्स की तरफ से कोई वो स्टेटमेंट नॉक अभी तक नहीं आया दोनों की तरफ से ही कि हाँ भाई हम भी आ चुके हैं आईपीएल में। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज अ यूनिट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मुंबई इंडियंस, सो दैट्स वाई उनकी जो कमियां हैं वो उजागर नहीं होती हैं दोनों की ही। तो लेकिन स्टिल मतलब कि इतना ज़्यादा मैं विल जैक्स पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं करता, बट रायन रिकल्टन से मुझे थोड़ी सी आस है कि हाँ भाई वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, सही मौका आने पर अच्छा परफॉर्म जरूर करेंगे। अब आ जाते हैं उनके 4th नंबर पे, सूर्य कुमार यादव। भाई स्काई जब फॉर्म में आ जाता है तो सभी को पता है देन स्काई इज़ दी ओनली लिमिट। सूर्य कुमार यादव जब फॉर्म में आ जाते हैं तो भाई उनके सामने कोई भी बॉलर्स नहीं टिक पाता है। वो हर किसी बॉलर को किसी भी जगह शॉट मारने का, 6 मारने का या 4 मारने का मादा रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इनके पास हार्दिक पांड्या, देन नमन धीर भी है, देन मिचेल सैंटनर भी है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या बैटिंग फॉर्म तो नहीं दिखे मुझे। एक आधा मैच ही याद आता है वो आरसीबी के खिलाफ, जहां इन्होंने आते ही चौके छक्के मारने शुरू कर दिए थे, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे एज सच और ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, पिछले कुछ मैचेस में तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी है हार्दिक पांड्या की। बट स्टिल वो बैटिंग फॉर्म अभी मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि भैया कि पूरा प्रॉपर फॉर्म में है तो। और नमन धीर अच्छे बैट्समैन है, दिखा भी है 1-2 मौक़ों पर, लेकिन इतनी ज़्यादा बैटिंग आती नहीं है उनकी। मिचेल सैंटनर भी सेम, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन अभी ऐसा दिखा नहीं पाए हैं। तो ये थी बैटिंग लाइनअप की बात। अब कर लेते हैं बॉलिंग लाइनअप की बात। बॉलिंग दोनों टीम की ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। एक तरफ आ जाए, मयंक यादव का मुझे कंफर्म नहीं है इधर की तरफ से कि मयंक यादव खेल सकते हैं। आई थिंक पिछले मैच में एज अ इम्पैक्ट सब अवेलेबल ज़रूर थे, बट आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे आई डू नॉट नो। इधर करण शर्मा का भी मुझे कंफर्म नहीं है कि क्योंकि वो भी इंजर्ड थे, तो उनका भी नहीं मुझे कंफर्म है कि वेदर ही विल प्ले टुडे और नॉट। तो मैं इन दोनों को साइड पर रखता हूँ, खेल सकते हैं पर मैं इन दोनों को साइड पर रखता हूँ, और जो एग्जिस्टिंग इनकी बॉलिंग लाइनअप है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इधर अगर हम बात करें तो शार्दुल ठाकुर है, आवेश खान है एंड प्रिंस यादव है। तीनों ही अच्छी फॉर्म में है, प्रिंस यादव भी अच्छे लग रहे हैं बॉलिंग कराते हुए, तो उनको मौका मिलना चाहिए। आवेश खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर तो पता ही है आपको। देन दिग्विजय सिंह राठी है एंड रवि बिश्नोई है। रवि बिश्नोई तो ऐसा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह राठी वन ऑफ द टॉप पिक ऑफ दिस सीजन भाई, वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ दिस सीजन दिग्विजय सिंह राठी। ज़रूर उनका वो नोटबुक सेलिब्रेशन भैया मशहूर रहने वाला है वो आने वाले समय में। थोड़ा सा फाइन भी लग गया है और मुझे समझ नहीं आता क्यों फाइन लग रहे हैं भाई। ऐसा ठीक है, पैशनेट है लड़का, तो क्या हो गया, कर रहा है क्या सेलिब्रेट कर रहा है तो क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करने दो से सेलिब्रेट। इससे मोराल बूस्ट होता है और इससे हमें पता लगता है भाई क्रिकेट में भी कितना ज़्यादा पैशन है भाई। जेंटलमैन्स गेम नहीं, सिर्फ जेंटलमैन्स गेम की तरह नहीं लेना चाहिए कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते। भैया ठीक है, स्लेजिंग भी होनी चाहिए, थोड़े ऐसे सेलिब्रेशंस भी होने चाहिए भाई जो दूसरे का दिल जला दे, तो भाई बढ़िया है। मैं तो दिग्विजय सिंह राठी के साथ हूँ। खैर, दूसरी टीम की बॉलिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं। उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चाहर है, जसप्रीत बुमराह है, देन मिचेल सेंटनर है। आज करण शर्मा का मुझे पता नहीं है, तो पिछले मैच में उन्होंने विघ्नेश पुथुर खिलाए थे स्पिनर, वो भी टैलेंटेड स्पिनर है। एक मैच में परफॉर्म करा था, उसके बाद ऐसा उन्होंने परफॉर्म नहीं करा, बट अब नया लड़का है तो क्या ही ज़्यादा आस क्या ही रखे उनसे। बट अच्छे बॉलर लग रहे हैं, अच्छे बॉलिंग करा सकते हैं। अश्विनी कुमार भी है दूसरी तरफ, तो वो भी खेल सकते हैं।
इस तरफ मुझे लगता है मयंक यादव भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, मयंक यादव भी शायद खेल जाए, और इस तरफ शायद अश्विनी कुमार और विघ्नेश पुथुर में से थोड़ा सा रहेगा कि कौन खेलेगा। तो ये थी टीम लाइनअप्स की बात। अब फटाफट बात कर लेते हैं स्कोर की। आज मुझे लगता है कि दिन का मैच है, तो मैं जाना चाहूँगा 198। मुझे लगता है 200 के आसपास का स्कोर बनने वाला है आज। 198 का स्कोर रहेगा फर्स्ट इनिंग टोटल, और वो चेज़ हो सकता है चाहे दोनों में से कोई भी टीम ये स्कोर खड़ा करे, इवन के 210 से नीचे तक का कोई भी स्कोर खड़ा करे तो भाई वो चेज़ हो सकता है। मेरा प्रेडिक्शन 198 है, बट अगर कोई भी टीम फर्स्ट इनिंग में 210 तक का भी स्कोर खड़ा करती है तो सेकंड इनिंग में वो चेज़ हो सकता है। तो किसी भी फैंस को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर 200 प्लस भी स्कोर हो जाता है। अगर 200 प्लस स्कोर हो जाता है तो दैट मीन्स कि बैटिंग पिच है, और वानखेड़े की बैटिंग पिच आपको पता है, छोटा ग्राउंड है, तो भैया अगर बॉल बल्ले पे चढ़ी तो सिर्फ ग्राउंड के बाहर ही जाती है। तो ये था स्कोर प्रेडिक्शन। विनिंग प्रेडिक्शन कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, भाई मुंबई की टी शर्ट डाल रखी है मैंने, और गोइंका साहब से मुझे वैसी ही नफरत है। जैसा कि मैं भैया स्टार्टिंग से ही कहता रहा हूँ कि भैया गोइंका साहब से मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स से कोई वो नहीं है, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना वो गोइंका साहब ही बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। उनका मैनेजमेंट ही मुझे बिल्कुल उनका टीम को मैनेज करना ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है ना भाई, अगर बॉस आपके सर पे खड़ा होकर आपसे काम करवाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? सेम सीन ही लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है। तो बस इसलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और ना ही मैं लखनऊ सुपर जायंट्स को सपोर्ट करता हूँ। मेरी तरफ से वो कहीं भी रहे आईपीएल के टेबल पर, तो मुझे कोई सच कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और तो फिर आज के मैच के लिए भैया हम तो हैं मानीस के साथ, मुंबई इंडियंस। मैं चाहता हूँ कि मुंबई इंडियंस जीतेगी, एंड दैट्स इट। तब आप मिलेंगे आपसे दूसरे मैच के प्री मैच एनालिसिस में, जो कि होने वाला है आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। बहुत ही शानदार मैच रहेगा। क्या आज हमें फिर दोबारा कांतारा सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा केएल राहुल की तरफ से, या विराट कोहली का? ये खैर, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।